अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर शुआई नूरियात और मनाज़िरी आलात के ऊपर मुकम्मिल एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया था। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको इस साल डिलीट कर दिया गया है। शायद आइंदा साल जो है उसको रखा जाएगा, लेकिन इस साल तो वो नहीं रहेगा। तो मैंने उसके अंदर जो आपको रिफ्लेक्शन के बारे में जो चीज़ें बताई थी, यानी इनेकास के बारे में। रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? इनेकास। जब नूर किसी सतह पर पड़ती है तो उसी सतह से मुनक्किस हो जाती है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी ये शुआए वाक़े है और ये शुआए इनेकास है, और इनके दरमियान में बनने वाला ज़ाविया आई और ये आर होगा, ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया इनेकास। इसके ऊपर हमने जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती वो भी देखी थी हमने। फिर उसके बाद मैंने आपको कुर्रवी आईने का एक छोटा सा तस्वुर दे के बताया था कि ये होता है मरकज़, और ये जो किनारों पे होते हैं वो खुतुब होता है, और इनके दरमियान से जो ख़त खींची जाती है उसको महवर असली कहा जाता है। यानी इसको हम सी से ज़ाहिर करेंगे, इसको पी से ज़ाहिर करेंगे, और इन दोनों का जो दरमियानी फासला है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या निफ्स क़ुतर इन्हना कहलाता है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर नूर की रोशनी पड़कर अगर वो किसी एक मुकाम से गुज़र जाती है तो उसको हम फोकस कहते हैं। इस फोकस और पी के दरमियान के फासले को हमने एफ़ से ज़ाहिर किया था। ये जुमला 6 चीज़ें थी जिसका मैंने तारुफ आपके सामने तफसील से रखा भी है। अब आइए हम इसके बाद जो अहम चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, और इससे रिलेटेड हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसको कहते हैं इनेताफ यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। इनेकास आपने समझ गया, किसी सतह पर रोशनी का पड़ना और उसके बाद ज़्यादा रोशनी का मुनक्किस हो जाना इनेकास कहलाता है। इनेताफ क्या होता है? जब नूर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वास्ते से होते हुए गुज़रती है और एक सतह पे पड़ती है, पढ़ के अगर निकल जाए, उस तरफ निकल जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, इनेकास। लेकिन अगर ये उसी वास्ते दूसरे वास्ते के अंदर दाखिल अगर हो जाती है तो इसको कहा जाएगा इनेताफ। मैं यहाँ की एक लकीर खींच देता हूँ, अच्छे से जहन में रखिए। इस लकीर को हम एक नाम भी दे देते हैं। ये उमूद कहिए, आप नॉर्मल भी कहा जाता है, इंग्लिश में नॉर्मल कहेंगे, उर्दू में हम उमूद कहेंगे। ये उमूद है, ये ऊपर भी उमूद है, इस लकीर पे ये उमूद है, इस लकीर पे ये उमूद है। ये दो भी उमूद ही हैं, नाम इसको हम उमूद देंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि जब नूर की शुआए वाक़े इस सतह पे पड़ी तो वो अगर अंदर दाखिल हो गई तो इसको इनेताफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हवा है, एक वास्ता है, ये हवा से पानी में अगर दाखिल हो रही है तो ये इस वास्ते से इस वास्ते के अंदर दाखिल हो रही है, तो इस अमल को क्या कहेंगे? इनेताफ। एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जा रहे हैं। मैं एक एक चीज़ आपको एलोबरेट करके बताऊंगा, उसकी अहमियत बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हवा और पानी में हमने पहले सीखा है, ये भी एक वास्ता है और ये भी एक वास्ता है। तो ये कौन सा वास्ता होगा? इन दोनों के एतबार से, इन दोनों में कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा लतीफ़ वास्ता। ठीक है, ये हो जाएगा लतीफ़ वास्ता। और ये क्या है? पानी, ये हो जाएगा कसीफ वास्ता। अब आप थोड़ा सा डेफिनेशन और बदल सकते हैं। जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो रिफ्रैक्शन वाक़ होता है, इनेताफ वाक़ होता है। मैं अभी और कंप्लीट नहीं किया, लेकिन एक चीज़ जब गौर की गई कि इनेताफ में एक छोटा सा फ़र्क वाक़ हुआ जो इनेकास में नहीं हुआ था। इनेकास में क्या हुआ? नूर की रोशनी सतह पे पड़ के उस तरफ चली गई थी, लेकिन इसमें अंदर दाखिल हुआ। लेकिन एक चीज़ गौर ये की गई कि ये जो जिस एंगल में दाखिल हो रही है उसी एंगल में अंदर नहीं जाती, बल्कि ये थोड़ा सा मुड़ गई। ये सबसे अहम पॉइंट है जो इनेताफ में आपको याद रखना है। जब नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है या लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो वो अपनी हकीकी डायरेक्शन में नहीं जाती, बल्कि वो थोड़ा सा बेंड हो जा रही है। यहाँ आप देखिए, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इंसिडेंस एंगल कहलाएगा, और यहाँ जो एंगल बन रहा है रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा। इनेताफ़ी ज़ाविया, ज़ाविया वक़ू, ज़ाविया इनेताफ़।
ये दोनों में फ़र्क कीजिए। अब पॉइंट नंबर 3, यानी एक के बाद एक देखेंगे। पहले तो हमने देखा कि लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में आ रही, तो अपने हकीकी डायरेक्शन में नहीं जा रही, बल्कि वो थोड़ा सा मुड़ जा रही। मुड़ किस तरफ रही है हम ये कहेंगे। तो ये किस तरफ मुड़ रही है, ये उमूद के तरफ मुड़ रही है। देखिए आप, उमूद के करीब आ रही है। तो जब हम ये पूरा डेफिनेशन मैं आपको बोलता हूँ, इनताफ़ से क्या मुराद है। जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तो वो उमूद के तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे अमल को क्या कहेंगे, इनताफ़ कहेंगे। अगर इनताफ़ नहीं होता तो क्या होता था, सुनिए। जैसे मैंने पहले क्लास में भी मैं आपको बताया हूँ कि हमारे पास एक घर में एक्वेरियम है, उसमें मछलियाँ तैरती रहती हैं, क्योंकि वो पानी है। ग्लास भी एक है, ग्लास भी एक वास्ता है, पानी भी एक वास्ता है। तो जब नूर की रोशनी आके पानी पे पड़ती है तो वो अंदर जाती है। अंदर जाने से वो मछलियों से उसका रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंख पे पड़ा तो दिखाई दे रहा है कि पानी के अंदर मछलियां हैं। अगर इनताफ़ का अमल नहीं होता, पानी से टकरा के वापस चली जाती तो हमको दिखाई नहीं देती थी। मिसाल के तौर पे मैं हमारे सामने ये दीवार है, मैं ये दीवार को देख रहा हूँ कि लेकिन दीवार के अंदर की जो ईंटें हैं ये अस्तरकारी की वजह से वो दिखाई नहीं दे रही, इस वजह से कि नूर की रोशनी अंदर नहीं जा पा रही। अगर वो जाती थी तो ईंट मुझे इस दीवार के अंदर के बड़े आसानी से नज़र आते थे। फ़र्क दोनों में समझ में आया, इनताफ़ और इनकास दोनों के अंदर हमने फ़र्क किया। अब आइए, मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये कह दिया यहाँ पर कि हम लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में जाते हैं तो उमूद से करीब होती है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो वेव ऐसे आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा और एंगल बढ़ा देता हूँ तो क्या होता होगा, ये होता कि वो फिर इस डायरेक्शन में नहीं जाती, मतलब उमूद से करीब होते होते चले जाते। मैं और एक मिसाल आपको यहाँ दे रहा हूँ, इसको याद रखिए। इसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये भी वही है, तो मैंने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये ऊपर लतीफ़ वास्ता है, कोई भी लतीफ़ वास्ता, और नीचे जो है वो पानी है या कसीफ़ वास्ता बोलेंगे हम उसको, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक टॉर्च लाइट लेकर या फिर रेजर लाइट लेकर नीचे से कसीफ़ वास्ते में से हम रोशनी डाल रहे हैं। ये हो गई इंसिडेंस, और यहाँ से निकलने वाली रिफ्रैक्टेड रहती। तो अब जाना कैसे था, इसका रास्ता ऐसे होना था, लेकिन वो क्या हो गई, ऐसे मुड़ गई यहाँ पर। और एक पॉइंट हमको क्लियर हुआ, यहाँ पर एंगल बना वो आर है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो ये इंसिडेंस रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये दोनों में यहाँ हमने फ़र्क क्या महसूस किया कि ये जब कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जा रही है तो उमूद से क्या हो रही है, करीब हो रही है, दूर हो रही है, दूर हो रही है। तो ये दोनों फ़र्क कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एमसेट में वगैरह में ये सवाल पूछे जाते हैं कि जब नूर को कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल किया जाता है तो वो उमूद से कैसे होती है, दूर होती है, करीब होती है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उसमें से डिविएट नहीं होती। इस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। जब लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में आती है तो उमूद के करीब हो जाती है, कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में आती है तो उमूद से दूर हो जाती है। हवा से अगर पानी में आ रही है तो क्या हो रहा, उमूद से करीब हो रही। पानी से हवा में अगर दाखिल हो रही है तो दूर हो जा रही है। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आइए अब हम यहाँ पर हमने इनताफ़ के बारे में 2 अहम चीज़ें हमने समझी है। एक होता है लतीफ़ से कसीफ़, कसीफ़ से लतीफ़ में होता है तो नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है वगैरह वगैरह। अब इस फिगर को आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ये हमारे पास समझिए कि एक लाइन है, और ये क्या है, अभी आपने सीखा, इसको कहते हैं हम उमूद से हम इसको ताबीर कर रहे हैं। ये कसीफ़ वास्ता है, समझो कोई भी कसीफ़ वास्ता, और हम क्या कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि ये पानी है और ये हवा है, ठीक है। ये लतीफ़ वास्ता है, ये पूरा ऊपर वाला। अब होता क्या है देखेंगे, लतीफ़ और कसीफ़ वास्ते के अंदर हम एक फ़र्क देखेंगे कि एक नई इस्तिलाह हमको यहाँ पर मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर रोशनी डाल रहे हैं, इसको हम आई कह रहे हैं, और यहाँ पर, ठीक है, इसको इंसिडेंस रे कहिए, और यहाँ बनने वाले एंगल को आप आई से ताबीर कीजिए। तो होना क्या चाहिए था, वो नूर ऐसे जाना था, लेकिन वो मुड़ जाएगी। इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी, तो आपका जवाब होगा कि वो इस तरफ मुड़ेगी। ऐसा क्यों मुड़ेगी, तो ये कसीफ़ से लतीफ़ में जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा दूर हो गई उमूद से। ये उमूद है, ठीक है, ये भी उमूद ही है। उमूद यानी नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से करीब, जैसे वर्ड इस्तेमाल करें।
फिर हमने क्या किया, ये जो इंसिडेंस रे आप डाल रहे उसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिए, यहाँ तक हमने कर दिया। तो ये ऐसे जाना था, ऐसे नहीं जाकर क्या होगी वो और बेंड होगी, बहुत दूर होगी। एंगल का फ़र्क है। ये एंगल आपने आई डाला, यहाँ पर आर हमको हासिल हुआ। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा एकदम ज़बरदस्त चेंज इसके अंदर आने वाला है। वो ये है कि यहाँ हम इस एंगल को और ऊपर कर रहे हैं। तो हाँ, हमने देखा कि ये इसी वास्ते की लाइन पे आ गई, यानी इन दोनों के बीच में जो ख़त है वो ख़त के बराबर हो गई। तो ये आई था, ठीक है, ये आई था। तो आर जो है कितना हो गया, आर हो गया 90 डिग्रीज। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है 90 डिग्रीज। इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये याद रखिए, क्रिटिकल एंगल को हम उर्दू में कहेंगे ज़ाविया फासिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाविया फासिल किसे कहते हैं? एक मखसूस कीमत पर, या ये कहेंगे कि इंसिडेंस रे के एक मखसूस ज़ाविये पर जब ज़ाविया इनेताफ 90 दर्जे हो जाता है तो उस ज़ाविये को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ज़ाविया फासिल कहते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद क्या किया गया, टेस्ट ये किया गया कि भाई इससे भी ज़्यादा और करने के बाद क्या होता देखेंगे। तो और ज़्यादा उसके करीब किया गया। ये थोड़ा सा मैं और क़रीब करता हूँ उसको, और क़रीब किया गया तो देखा ये गया कि नूर इसी वास्ते में फिर मुड़ गई। ठीक है, इसी वास्ते के अंदर मुड़ गई, ऐसा नहीं गई बल्कि उसी वास्ते के अंदर मुड़ गई। यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन हो गया। देखो ये रिफ्रैक्शन था, ये भी रिफ्रैक्शन था, ये भी रिफ्रैक्शन था, लेकिन इस एंगल के ऊपर आई के जब ये जो आर आया है वो उसी वास्ते में मुड़ गया। तो ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो गया, तो इसको कहते हैं इन्हिकास हो गया। तो इसी से ज़रिए से मालूम हुआ, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुली दाखिली इनेकाज बोल रहा हूँ मैं, इनेताफ नहीं बोल रहा हूँ, कुली दाखिली इनेकाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही मालूम हुआ उसके बाद से फाइबर ऑप्टिक्स की दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया। जो हम केबल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे मुकामात पर, जहाँ पर एनर्जी के लॉस हुए बगैर ये रेस बड़ी आसानी से एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल होती है। तो इनको नूरी रेशे के अंदर, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूरबीनों के अंदर ये प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है और खुर्दबीन में होता है। डायमंड के अंदर जो रिफ्लेक्शन का पूरा अमल वाक़ होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखिए। इस पे एक अहम पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ आपने समझ गया कि हमने एक उम्मीद लिया और एक रे को अंदर कसीफ वास्ते में से गुजारा, तो वो एक एंगल पर इस डायरेक्शन में आई, दूसरे एंगल पर इस तरफ। जब ये एंगल पर रखा गया तो ज़ाविया इनेकास कितना हो, इनेताफ कितना हो गया 90 दर्जे। उस 90 दर्जे इनेकास को ज़ाविया फासिल कहते हैं। ज़ाविया फासिल के बाद हमको क्या मिला, कुली दाखिली इनेकास मिला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो सवाल आपको स्मॉल बिट्स जब बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन मल्टी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए आपको। पहली कंडीशन तो ये होना कि नूर की मौज को कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में गुजारना। दूसरा ये होना कि वो ज़ाविया फासिल से ज़्यादा होना, उस वक्त ही कुली दाखिली इनेकास हमको मिलता है। ये डायमंड्स में होते हैं, खुर्दबीन, दूरबीन, नूरी रेशे में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कुली दाखिली इनेकास होता है। इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल जो आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है उसका नाम है सुराब, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मिराज। मिराज कहा जाता है इसको। ये सुराब जो है वो क्या है हम देखेंगे। देखिए आप गर्मा के मौसम में कभी यहाँ से हैदराबाद का सफ़र करते हैं, कहीं दूर मुकामात का सफ़र करते हैं, तो आप देखते हैं कि दूर रोड पर ऐसा है कि पानी नज़र आता है, झिलमिल करता हुआ पानी आपको नज़र आता है। जब करीब पहुँचते हैं तो पानी नहीं होता। वैसे ही पुराने दौर के अंदर जब लोग ऊँटों पर रेगिस्तान में सफ़र करते थे तो उनको भी दूर पानी नज़र आता था, और जब वो करीब पहुँचते थे तो वो पानी उनसे गायब हो जाता था। धोखा था। इसीलिए सुराब का माना जो है वो धोखे के। बोलते ना मैं उस काम के लिए गया था, वो कुछ नहीं था, बस
अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने जाकर उसके बारे में मालूम किया तो कुछ नहीं था, वो सुराग था, सब धोखा था। तो इस हिसाब से मिरेज जो है वो भी एक बनता कैसे है, इसको अच्छे से याद रखिए, ये बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अब मैं आपको वो कैसे बनता है आपको समझाता हूँ, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा। रे जैसे ही अंदर आएगी फिर नीचे के जो यहाँ पर टकरा के इस तरह से ये इसी के अंदर घूमना शुरू होगी, तो हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, कुली दाखिली इनेकास। अब आइए ये सुराब क्या होता है। देखिए सुराब कैसे होता है, जब गर्मा का मौसम होता है तो नीचे की सतह जो ज़मीन है वो क्या करती है, हरारत को जज्ब करती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा, नीचे ज़मीन का हिस्सा। ज़रा आप ऊपर जाएंगे ज़मीन से और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हरारत किसी कदर कम रहेगी, और ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे डिफरेंट लेयर्स में आप जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे ऊपर आते रहेंगे तो हरारत में तपिश में कमी आती जाएंगी, तपिश कम होते जाएंगे। आप ये बोलो कि अगर तपिश ज़्यादा रही तो ये हवाई है यहाँ से यहाँ तक, जब तपिश बहुत ज़्यादा रहेंगी तो सालिमात बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो वो वास्ता बन जाएगा लतीफ़, और ऊपर थोड़ा सा ठंडा है तो सालिमात करीब करीब होंगे, वो बन जाएगा कसीफ़। इसी तरह से इस लेयर के इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो ये लतीफ़ ये कसीफ़, अगर इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो ये लतीफ़ ये लतीफ़ ये कसीफ़। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर की लेयर ठंडी, नीचे की लेयर गर्म, तो जो गर्म रहेगी वो लतीफ़ हो जाएगी, जो ठंडी रहेगी कसीफ़ हो जाएगी। जब नूर की रोशनी आ रही है, ठीक है, कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में, ठीक है, कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में आ रही है। फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, या बार बार लिखने से थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा है। ये गर्म है तो ये वास्ता समझो कि लतीफ़ है, और ये कसीफ़ है ठंडा रहने की वजह से। जब नूर की रोशनी कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में आएंगी, बहुत सारी रोशनी आएंगी, बहुत सारी नूर की मौजें रहेंगी, जब आएंगी तो उसमें से चंद नूर की मौजें हैं जिनका जाविया फासिल से ज़्यादा एंगल हो जाएगा। जाविया RC = 90, जाविया फासिल को C से ज़ाहिर करेंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उनका कुली दाखिली इनेकास होगा। पूरी मौजों का नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलर उन मौजों का कुली दाखिली इनेकास होगा, तो वो उसी वास्ते के अंदर ऐसे 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 वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ऐसे लगेगा कि वहाँ पर पानी है, तो आप जब पानी के करीब पहुँचेंगे तो वो आपको एक मिरेज होगा, यानी सुराब होगा। तो आपको ये बात समझ में आई। यहाँ पर भी दो उसूल फॉलो हो रहे, एक तो 90 दर्जे का एंगल, दूसरा जो है उसी कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इसका आंसर भी मैं इंशाल्लाह नोट्स के अंदर दूंगा, आपको इसके बारे में क्लियर होगा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने शुआई नूरियात के इस टॉपिक के अंदर हमने ख़ास करके जिस टॉपिक को पढ़ा है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल एंगल है और सुराब है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिए, ये जवाब और ये जवाब आपको 4 मार्क्स दिलवा सकता है। हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले इनेताब से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और सुराब के बारे में देखा है। अब आइए नूर की और एक ख़ासियत जिसका मैंने इब्तिदा में आपसे ज़िक्र किया था वो था इंतशार। ये इंतशार जिसको हम इंग्लिश में डिस्पर्शन कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बोलिए आप, इंतशार नूर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, इसको भी आप अच्छे से समझ जाइए। इसमें से भी आपको करीब 2 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। तो क्या होता है, देखिए नूर ख़ास करके जो हम वाइट लाइट कहते हैं, ये तो स्केच पेन ब्लैक दिख रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि नूर जो वाइट लाइट होती है वो असल 7 रंगों का मजमुआ है, जिसको हम विबजियोर कहते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलरों के मजमुए को नूर कहते हैं। नूर जो है जिस पर डिपेंड होती है वो विबजियोर यानी 7 कलरों पे होती है। ये 7 कलर मिलके ही नूर की एक मौज जो सफ़ेद दिखाई देती है हमको वो होती है। तो विबजियोर के बारे में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास एक प्रिज्म है यानी मंशूर है, अगर आप एक मंशूर पर रोशनी डालते हैं, नूर की रोशनी डालते हैं, तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है।
ठीक है, 1 2 3 4 7 रंगों में बिखर गई। वायलेट से शुरू होती, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये वायलेट जो है इतनी नीचे क्यों आई? इस वजह से कि इसका तूले मौज बहुत छोटा होता है। इसी तरह से इंडिगो का ज़्यादा, इस तरह होते होते रेड का तूले मौज बहुत ज़्यादा होता है और वो दूर तक सफ़र कर सकती है और दूर से दिखाई देती है। आप सिग्नल्स में देखते हैं कि रेड कलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसलिए कि रेड सिग्नल का तूले मौज बहुत ज़्यादा होता है रेड कलर का, इसीलिए वो सिग्नल्स के अंदर रेड कलर को इस्तेमाल किया जाता है, तो दूर से हमको नज़र आ जाता है। तो खैर यहाँ पर हमारी जो गुफ्तगू है वो ये है डिस्पर्शन किसको कहते हैं। जब नूर की एक शुआ किसी मंशूर पे पड़ती है तो 7 रंगों में बिखर जाती है। नूर की इन रंगों का साथ में बिखर जाना, 7 रंगों में बिखर जाना नूर का, इसको इंतशार नूर कहते हैं। ये इंतशार नूर का और एक मजहर आपको रेनबो के फॉर्मेशन में होता है। रेनबो किसको कहते हैं? हम देखते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे बूढ़ी औरतें क्या करते हैं, जो कमान बनती है उसको अली की कमान बोलते हैं। असल दरअसल वो क्या है क्या? रेनबो है, यानी 7 कलरों का, जिसको उर्दू में खौ से ख़ज़ा कहते हैं। खौ से ख़ज़ा, रेनबो। हमारी किताब में एक आंसर है, फॉर्मेशन रेनबो के बनने के अमल को समझाओ, बनता कैसा है वो। तो होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का जो ख़तरा होता है, जैसे ही बारिश होना शुरू हुई उसी दौरान में सूरज निकल गया, तो जब ही हमको वो रेनबो नज़र आता है। तो रेनबो पैटर्न बनता कैसा है कि पानी का ख़तरा मंशूर बन जाता है, उसमें से जब नूर की रोशनी टकरा के बाहर निकलती है तो एक पूरा कलर 7 कलर्स का एक पैटर्न बनता है, उसको हम रेनबो कहते हैं, खौ से ख़ज़ा कहते हैं। तो उसमें पहले तो नूर की रोशनी ऐसा दाखिल होती है, जैसे ही दाखिल हुई इनेताफ़ के बाद अंदर इनेकास के बाद फिर ये बाहर निकलता है, इनेकास। तो इस तरह से 2 मरतबा इनेकास के बाद तो नूर की रोशनी दाखिल होके जब आँख पे पड़ती है तो 7 कलर हमको दिखाई देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम मौजूद हैं, ठीक है, और नूर की समझिए कि ऐसे डाल देता हूँ मैं, यहाँ से रोशनी आई, अलग अलग एंगल्स के साथ टकराते हुए यहाँ पर पहुँचे, तकरीबन नूर की रोशनी समझिए कि हमारे आँख पे ऐसे पहुँची, 7 कलर्स अगर पहुँचते हैं हमको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से पानी के ख़तरों से टकरा कर ये हमारे आँख पे पहुँचती है। तो जो वायलेट कलर है, वायलेट जो कलर है वो एंगल बनाता है 41 डिग्री का, और जो रेड कलर है वो बनाता है 43 डिग्री का। बकिया कलर कहाँ गए? इन दोनों के बीच में अलग अलग एंगल्स जो हैं 43 और 41 के बीच में, वो दूसरे कलर इसके साथ एंगल बनाते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो ये रेनबो खौ से ख़ज़ा के बनने का अमल है। इस एंगल से इस एंगल के दरमियान में ये पूरे कलर्स हमको नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में आप तफसील से लिखिए। आखिरी चीज़ जो हमारी इस क्लास की है वो है सूरज जो है हमको गुरूब आफ्ताब के वक्त, गुरूब आफ्ताब बोले तो इसका मतलब है सूरज जब हमारा डूबने लगता है, तुलुए आफ्ताब के वक्त। ये पार्ट तो डिलीटेड नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस को डिलीट कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में आ जाए तो इस पॉइंट को याद करके आप लिख लीजिए। बड़ा सिंपल है, सूरज डूबते वक्त, सूरज निकलते वक्त, दोनों औक़ात में सूरज के अतराफ़ का पूरा एरिया एकदम रेड नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात मैं ये बताऊँ कि रेड का, जैसे मैंने कहा था कि तूले मौज बहुत ज़्यादा होता है रेड कलर का, इसीलिए वो हम तक दूर मुकाम से पहुंचती है। और एक मैं भी बता देता हूँ आपको बात, ये ज़मीन है, सूरज यहाँ पर समझिए कि डूब रहा है, सूरज यहाँ पर उभर रहा है। इन दोनों कंडीशन में हम क्या होता है, सूरज जब उभरता है, एक आदमी यहाँ पर मौजूद है, तो ये फासला बहुत बड़ा है, ये भी फासला बहुत बड़ा है। जब रोशनी वहाँ से निकलती है आदमी तक पहुँचती है तो दूसरे पूरे रंग जो हैं, जितने कलर्स होते हैं, वो सालिमात से टकराने लगते हैं। सालिमात से टकराने के बाद जिनका तूले मौज बहुत कम होता है वो वहीं पे रुक जाते हैं, बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। लेकिन सुर्ख रंग जो है
वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए हमको जो कलर हम तक पहुँचता है वही कलर हमको वहाँ पर नज़र आता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो ये है कि इन 7 कलरों के अंदर जब रेस लगती है, क्योंकि फासला बड़ा है, तो लाल कलर जो है वो भागते हुए दौड़ते हुए पहुँचता है, जबकि दूसरे कलर सालिमात से टकरा कर ख़त्म हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, दूसरी तरफ मुंतशिर हो जाते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। तो गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज इसलिए सुर्ख नज़र आता है क्योंकि रेड कलर का तुले मौज बहुत ज़्यादा होता है और वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। तो इसीलिए हमको वक्त गुरूब, वक्त तुलू सूरज और उसके अतराफ़ का इलाक़ा जो है सुर्ख नज़र आता है। तो यह थी आज की एक छोटी मुख्तसर क्लास। इसके ऊपर आपको मैंने कितने सवालात एक्सप्लेन कर दिए। एक तो मैंने आपको कुली दाखिली निकास का, दूसरा सुराब का, तीसरा रेनबो का, चौथा गुरूब आफ्ताब और तुलू आफ्ताब के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। इसको अच्छे से जहन में रखो और किताब के अंदर मौजूद मवाद को पढ़ो और मैं जब नोट्स दूंगा तो इसको याद करो। इन 4 में से इंशाअल्लाह ताला बोर्ड एग्ज़ाम में एक सवाल किसी भी हाल इंशाअल्लाह आएगा। कल की क्लास में हम कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें ताकि हम दूसरे चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी पढ़ें। और चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे लेक्चर्स बराबर मिलते रहेंगे। अगर हम अपलोड कर दें तो आप फुर्सत के वक़्त में वो बेल आइकॉन आपको नज़र आएगा और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल हम आपको और एक वीडियो अपलोड करेंगे। जज़ाक।